जय हिंद। जैसा कि अपन एडिटोरिया द्वारा जो एफएलटी करवाए जा रहे थे तो वो कर रहे थे, तो 1 to 4 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एफएलटी 5 जो है हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इसका। जैसे कि इसमें देखेंगे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिए गए हैं। तो लिस्ट 1 में सिंधु सभ्यता है और आपका नदियाँ दी गई हैं, किस नदी के किनारे है। तो जितने भी ये जो स्थल दिए गए हैं इसका एक और खासियत है कि जैसे कि ये हो गया आपको नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, है ना। तो सबसे जो उत्तरी स्थल है वो कौन सा है, तो मांडा है। और कहाँ पे है ये, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, इसके बाद देखेंगे सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आलमगीर है। कहाँ पे है, तो यूपी मेरठ में पड़ता है ये, है ना। सबसे दक्षिणी, द से दक्षिणी और द से दैमाबाद, है ना। तो दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे दैमाबाद हो जाएगा सबसे दक्षिणी स्थल। ओके, सबसे जो पश्चिमी है वो कौन सा स्थल है, तो वो है आपका सूदकांगेडोर। और ये कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान पाक में पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान पाक, ध्यान रखिएगा। ये स्थल भी पूछे जाते हैं कि सबसे उत्तरी मंडा, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ, सबसे दक्षिणी द से दक्षिणी, द से दैमाबाद महाराष्ट्र, सबसे पश्चिमी बलूचिस्तान पाक। ओके, अब देखते हैं नदी के बारे में। तो जैसे मांडा है तो ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो हिंडन नदी के किनारे। द से दक्षिणी या द से आपका गोदावरी नदी की जो प्रवरा नदी सहायक है उसके किनारे बसा हुआ है। ये गोदावरी नदी की ना सहायक नदी है। ओके, ये वाली। और सुद कांगेडोर जो है आपका दासक नदी के किनारे बसा हुआ है बलूचिस्तान पाक में। कैसे याद रख सकते हैं, तो ये नदी का जो आपको याद रखना हो तो सो के जो है किसी को दागना हो तो सो के निशाना लगाया जाता है बालू पे, ऐसे करके याद रख लीजिएगा कि बालू में सो के निशाना लगाया जा रहा था। तो बलूचिस्तान आपका पाक, दासक यानी कि दागना गोली से, और सुद कांगेडोर सो के। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी का 1 दिया हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो इसको किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है ना। एशिया का ज्योतिपुंज जो है टाइटल था, कविता लिखे थे एडविन एडविन अर्नोल्ड ने, है ना। इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका उन्होंने टाइटल रखा था एशिया का पुंज, ज्योतिपुंज। ये इसमें क्या है, तो इसमें ये है कि इस कविते में उन्होंने सिद्धार्थ से कैसे जो है गौतम बुद्ध बने थे उसकी जो है आपको डिटेल दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की। तो इससे ये भी समझ आ गया कि बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था, है ना। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पहला स्टेटमेंट कथन सही कौन से हैं, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। तो ये बिल्कुल सही है, कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। अच्छा, ये 16 महाजनपद हुआ करते थे, इसकी डिटेल कहाँ मिलती है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, है ना, अंगुत्तर निकाय, और दूसरा आपका हो जाएगा भगवती सूत्र। ये भी पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है और आपका अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं स्टेटमेंट। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था। तो प्रथम जैन संगति का जो आपका आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, 300 ईसा पूर्व आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो दूसरी कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, दूसरी अगर पूछे तो वो हुआ था वल्लभी गुजरात में। स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल महाजनपद में दिया था। तो ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा उन्होंने कहाँ दिया था उपदेश, तो कौशल में दिया था। लिंगायत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो लिंगायत नहीं, यहाँ पे कर लीजिएगा पशुपति संप्रदाय, वो जो है सबसे प्राचीन है शैवों का, है ना, संप्रदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये गलत, ये सही, दूसरा भी गलत, पहला सही। तो 1 और 3 आपके बस सही दिए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की बात की गई है, तो प से पशु बलि और प से पहला हो जाएगा। और पशु बलि होते हुए अगर देखा जाता था तो पकड़ के क्या किया जाता था, उसको तो जो किया जाता था, लेकिन पशु को ले जाके चिकित्सा कराया जाता था। ऐसा याद करके आप रख सकते हैं कि सेकंड जो है ना उसमें चिकित्सा की प्रावधान दिए गए हैं, है ना, चिकित्सा की बात की गई है। इसके बाद देखेंगे तीसरा में क्या है, तो ब्राह्मणों एवं माता पिता एवं श्रवणों के सम्मान की बात की गई है। तो इसे याद रखिएगा, इसमें किसकी बात की गई है, सम्मान की बात की गई है। ओके, अगला है कि पांचवा दिया है, तो पांचवा में किसकी, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा धम्म महापात्र होते थे ना, जो धम्म महापात्र,
उनकी नियुक्ति की बात की गई है इसमें। तो ये कैसे याद रख सकते हैं, तो ये ऐसे याद रखेंगे कि नियुक्ति कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। तो 5वें अभिलेख में जो है आपका धम्म महापात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। ओके, अगला है 8वां अभिलेख। तो 8वें अभिलेख में क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसमें ये भी पूछा जाता है। तो इसका देख लीजिए, धम्म यात्रा है ना, धम्म यात्रा, इसके बारे में जो है आपको 8वें अभिलेख में एक पूछा जाता है उसका कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था, पहले तो ये तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। इसके बाद इसी के बाद जो है आपका अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना। तो इसने कलिंग युद्ध में जो है बहुत लोगों की तेरहवीं कर दी थी, है ना, यानी मरने के बाद जो तेरहवीं होती है उससे याद आ जाएगा कि 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का जो है डिटेल दिया गया है। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसका आंसर था आपका ए। चलिए अगला है कि रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैक्स है। तो जैसे कि अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में कौन सा राजवंश का उदय हुआ था, तो ये चेदी वंश का हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सातवाहन दिया था ऑप्शन में, इसका संस्थापक कौन है, तो सिमुक हो जाएगा। कर्ण वंश का संस्थापक कौन है, ये भी पूछा जाता है, तो वासुदेव हो जाएगा। ठीक है, इसने किसकी हत्या की थी, तो शुंग वंश का जो था आपका देवभूति, है ना, देवभूति की हत्या करके, ये इसी का मंत्री हुआ करता था वासुदेव, और देवभूति शुंग वंश के जो थे उनको मृत्यु करके इसने कर्णव वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। ओके, ये भी पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया है बीपीसी में, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। ओके, अच्छा, ये जो चेदी वंश के बारे में दिया था कि इसका जो है उदय हुआ था कलिंग में, तो ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको देखने के लिए, तो हाथी गुफा का अभिलेख है, जैसा कि आप जानते ही हैं। हाथी गुफा का अभिलेख कहाँ पे है, उड़ीसा में, खारवेल राजाओं से संबंधित है। यहाँ इससे आपको डिटेल इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखा, चेदी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, उथयान। अगला है कि भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, तो अगर देखें सती प्रथा के बारे में, तो ये एरन का अभिलेख है, किससे रिलेटेड है, तो भानुगुप्त से, है ना, भानुगुप्त। इसी के यहाँ मंत्री हुआ करता था एक आपका भोज राजा, है ना, भोज राजा। उसी की पत्नी का जो है ना सती प्रथा, मतलब सती हुई थी, उसी के डिटेल जो है लास्ट मिलता है आपको एरन अभिलेख से। ओके, प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो एरन अभिलेख से। अच्छा, एरन अभिलेख है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश आपका एमपी में पड़ता है, सागर जिला। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये, तो बीना नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सती प्रथा भारत में कब खत्म किया गया था, तो 1829, किसके द्वारा, बेंटिंग के द्वारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी भी गिरनार वगैरह ये होल जो है जितने भी अभिलेख दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए अगला है कि अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान किसके राज दरबार से सुशोभित करते थे, तो ये आए भी थे महमूद गजनवी के साथ, गजनी वंश का संस्थापक महमूद गजनवी, और इसी के साथ आए थे ये लोग, अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फारूकी। अल बरूनी की बुक पूछी जाती है, कौन सी है, तो किताब उल हिंद, ये पूछी जाती है, अरबी भाषा में है, तो ध्यान रखिएगा, बोल दिया मैंने उल हिंद। ओके, इसके बाद देखिए फिरदौसी की भी पूछी जाती है, तो इनका बुक था शाहनामा। शाहनामा जो है इसको क्या कहते हैं, तो राजाओं का पुस्तक कहते हैं, है ना, राजाओं का पुस्तक इसको कहते हैं। तो ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपको फिरदौसी ने, शाहनामा। अच्छा, उत्बी की भी बुक पूछी जाती है, तो उत्बी की बुक क्या है, तो यामिनी करके याद रख लीजिएगा, यामिनी, है ना। ये जो बुक किसकी है, तो ये है आपकी उत्बी की, तारीख है यामिनी, इसका जो पूरा नाम है तारीख ए यामिनी। ठीक है, उत्बी मीनी है, और उत्बी भी छोटा सा से याद रख लीजिएगा। फारूकी इसका बुक, चलिए आगे देखते हैं, अब इसका बुक ध्यान नहीं है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर था ना, 8 नंबर दिया है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम नाम के वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। तो ये बिल्कुल सही है, एमबीटी के समय में जो है आपका इन लोगों ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, दो भाइयों ने, संगम वंश की। और हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था, संगम वंश, संगम था, इसी के नाम पे संगम वंश की स्थापना इन्होंने 1336 में किया था। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1336 में, किसके आशीर्वाद से इन लोगों ने किया था, ये भी पूछा जाता है। तो विद्यारण्य के
जो है आशीर्वाद से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल जो है विजयनगर साम्राज्य पे कितने आपके वंशों ने वो किया था, शासन किया था, तो ध्यान रखिएगा संगम वंश, फिर शालू वंश, फिर आपका तुलुप वंश जिसके जो है कृष्ण देव राय थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तुलुप राय वंश, तुलुप जो वंश था उसका संस्थापक कौन थे, तो नरसिंह थे। ठीक है, और कृष्ण देव राय उसके सबसे प्रतापी राजा थे, है ना। तुलुप का देख ही लेते हैं, वीर नरसिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही जो है संस्थापक थे, इसी के भाई थे कृष्ण देव राय, जो कि सबसे प्रतापी राजा हुए विजयनगर साम्राज्य के। ओके, उसके बाद देखेंगे तुलुप हो गया, संगम, सालू, तुलुप, अरविडु, एक चौथा जो वंश था वो अरविडु वंश था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए। अच्छा, कृष्ण देव राय के बारे में कई बार हम लोगों को मिल चुका है, हम लोग देख भी चुके हैं। नांगलपुरम की जो स्थापना की थी उन्होंने अपनी माँ के याद में। दूसरा चीज जाम्बवती संस्कृत उनकी जो है ग्रंथ है। आमुक्त माल्याद उनकी जो है आपको तेलुगु भाषा में है। अष्ट दिग्गज कृष्ण देव राय के समय होते थे, है ना, ये सब हमने देख लिया है। आंध्र भोज, ये सब किसको कहते थे, उन्हीं को कहते थे। चलिए अगला है कि भक्ति आंदोलन का विकास कितने अलवर और कितने नयनारों ने संतों का किया गया था, तो ये हो जाएगा आपको 12, यहाँ पे भर लीजिएगा, और यहाँ पे 63, यानी कि बी आंसर है इसका, कि भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों द्वारा और 63 नयनवार शैव संतों द्वारा किया गया था। ओके, भक्ति आंदोलन का विकास। तो चलिए अगला देखते हैं आप। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है। जैसे कि रुपया, तो रुपया क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था आपको चांदी का सिक्का। मुहर क्या हुआ करता था, तो ये था आपका सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का। ओके, इलाही क्या हुआ करता था, तो ये हुआ करता था आपको सोने के गोल आकार का सिक्का हुआ करता था। और शहंशाह क्या हुआ करता था, तो सबसे बड़ा सोने का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 3 4 2 1 बी हो जाएगा, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, बी नहीं होगा, इसमें इसमें आंसर हो जाएगा ए, 3 4 2 1। चलिए अगला देखते हैं। मराठा सम्राट के अंतर्गत चिटनीस किस विभाग का प्रभारी मंत्री होता था, तो चिटनीस जो होता था ना वो पत्रकार होता, राजकीय पत्र व्यवहार का जो है अधिकारी हुआ करता था। विदेश का कौन हुआ करता था, तो सुमंत हुआ करता था। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो अष्ट प्रधान है ये किसके शासन में होते थे, तो मराठा प्रशासन में होते थे। सैन्य विभाग तो सरे नौबत, है ना, सरे नौबत। इसके बाद देखेंगे गुप्तचर, तो ये कौन होता था, वाक्यानीश, तो सारा वाक्य आके बताता था कौन, तो वाक्यानीश। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं आप, है ना। और पंडित राव जो होते थे वो क्या होते थे, धार्मिक हुआ करते थे। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली को कहाँ स्थानांतरित किया था, तो दिल्ली से उसने देवगिरी किया था, दौलताबाद, और फिर वहां से क्या किया, दिल्ली किया था इसने। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक का रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा 1325 से लेके आपका 51 के बीच रहता है। और इसी के काल में देखेंगे 1336 में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, क्योंकि बहुत बिखर गए थे। याद रखिएगा ये दौलताबाद में यानी कि देवगिरी में इसने जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, लगभग 1326 से 27 के बीच में। ओके, और इसी के समय में जो है रेहला बुक लिखा गया था, मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। चलिए अगला है, निम्नलिखित मुगलकालीन शासकों पर विचार करें, तो जैसा कि दिया है अकबर द्वितीय, तो ये काहे के लिए जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, तो ये लास्ट में सबसे आएगा। इससे भी अगर चाहें तो आंसर बना सकते हैं, इसका हो जाएगा सी आंसर। वैसे शाह आलम द्वितीय कब था, तो बक्सर के युद्ध हुआ था, तो आपका शाह आलम द्वितीय जो हारा था, और फिर आपका इलाहाबाद की संधि में शामिल था ये, तो इससे इसका जो है पुत्र हुआ करता था, अकबर पुत्र था अकबर द्वितीय। चलिए इनका कार्यकाल देख ही लेते हैं। जैसा कि देखिए इनका कार्यकाल है, आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल क्या हो जाएगा, 1754 से आपका इसका हो जाएगा 59 तक। ठीक है, शाहजहां तृतीय का क्या होगा आपका, इसका होगा 1759 से 60 तक। और आलमगीर द्वितीय का क्या हो जाएगा आपको, 1759 से लेके आपका 1806 तक। और 1806 से लेके आपका 37 तक किसका रहेगा, अकबर द्वितीय का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी। चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रंपाओं का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। अल्लूरी सीताराम, आपने ट्रिपल आर देखा ही होगा, सीताराम राजू, इनके नेतृत्व में जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में रंपाओं का विद्रोह हुआ था 1921 से 22 के बीच में। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था। तो बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध 1857 की क्रांति को किसने कहा था? तो घर में क्या होता है, सभ्यता सिखाई जाती है। आपका बर्बरता देखने को बच्चे अगर घर में देखते हैं तो बिगड़ जाते हैं, सभ्यता से बिगड़ जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि वो सभ्यता एवं बर्बरता की बात कौन करेगा? होम्स, यानी कि घर, है ना, इससे याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद ये रीति रिवाज वाला बात है। तो रीज, LER, रीज, तो रीति रिवाज किस में होते हैं? अपने धार्मिक में होते हैं। तो ये धार्मिक बोला था, इसने कहा था कि ये क्या है, धार्मिक युद्ध है। और किसके विरुद्ध? ये है आपका काले और सफेद के बीच जो है ये धार्मिक युद्ध था, यानी ईसाइयों के विरुद्ध किया गया था, इसका कहना था। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस, तो 100 से 100, और यहाँ पे निकाल लीजिएगा सिपाही विद्रोह। ठीक है। इसके बाद देखेंगे जेम्स आउट ड्रम, तो इसने क्या कहा था? आजकल ड्रम में हाँ, उससे याद रखिएगा कि आप लोग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? षड्यंत्र, है ना। इसने कहा था आपको, जेम्स आउटरम ने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र कहा था। ओके, वैसे भी यहाँ पे ट्र है और यहाँ पे त्र है, तो इससे भी याद थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं कि आउटरम ने षड्यंत्र कहा था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, हमेशा पूछा जाता है BD सावरकर के बारे में, तो इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। मजूमदार ने क्या कहा था? तो उन्हें मजबूरी में उसको माना, फिर भी उन्होंने कहा कि ना ये ना प्रथम है, ना ही ये राष्ट्रीय युद्ध है। तो किसने कहा था? मजूमदार ने कहा था। ठीक है। इसके जो है आपके सरकारी लेखक कौन थे? तो एस एन सेन थे, उन्होंने भी बुक लिखी इसके बारे में, एस एन सेन। चलिए अगला देखते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय करने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो ये 1891 में पारित किया गया था, है ना। और किसके प्रयास से किया गया था? और इसमें कितने उम्र की रखी गई थी? तो 12 वर्ष रखी गई थी विवाह की न्यूनतम उम्र। और BM मालाबारी के जो है मतलब कि सहयोग से, उनके जो प्रयास से जो है ये आपका एज ऑफ कंसेंट जो है एक्ट लागू किया गया था 1891 में। चलिए अगला है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसके मिलान करनी है। तो जैसा कि दिया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये किसने किया था? तो आपके BR अम्बेडकर ने। कब? तो 1924 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाली, तो ये कब हुई थी? तो 1964 में। क्योंकि एक और है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो 1925 में है, लेकिन मार्क्सवादी वाली कब होगी? तो 1964 में। ओके। अगला है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 किसके द्वारा? तो हेडगेवार के द्वारा, है ना। इसके बाद है आपका खुदाई खिदमतगार संगठन, तो ये तो 1929 में जब बम असेंबली पे बम फेंका गया था उसी समय की बात है। इन्होंने भी अपना आंदोलन किया हुआ था, खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसको कि लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सभी लाल कुर्ती पहना करते थे इसमें, है ना। और इनको जो है आपको, ये कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता? तो आपके गफ्फार खान थे, अब्दुल गफ्फार खान। तो उनको जो है क्या कहा जाता है? गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी, ये भी पूछा जाता है। ओके। चलिए अब इसका हमने मिला लिया था कि आपका A का 2 और अब 3 4 ही था, तो ये आंसर हो जाएगा B। चलिए अगला है, अब कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं। तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था एवं प्रगतिशील कदम था, तो ये सही है आपका। इल्बर्ट बिल जो है ना, लॉर्ड रिपन के समय ही लाया गया था। इसके बाद इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय मजिस्ट्रेटों को जो है ना यूरोपियन अधिकारों के मुकदमे का निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना था। इसीलिए यूरोपियन ने जो है यहाँ पे विद्रोह किया और बाद में आखिर वापिस भी हो गया था, है ना। तो इसमें किसको अधिकार दिया जाना था? भारतीयों को। और कम किसका किया जाना था? यूरोपियों का। यूरोपियों का क्या हो रहा था? कम हो रहा था, तो इन्होंने विद्रोह किया था। और ये किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन 1882 से, है ना। उसके बाद देखेंगे, वैसे तो 1888 में आया था, ये 80 में आया था ना, लेकिन 1882 से लेकर 83 के बीच की ये बात है, इल्बर्ट बिल वाला। और एक बात और ध्यान दिएगा कि रिपन जो है ये किसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, रिपन को। ठीक है। इसके बाद देखेंगे लॉर्ड जो है आपका लीटन के समय, है ना, लीटन के समय जो आपका आया था, कौन सा? 1878 का जो आपका वर्नाक्यूलर एक्ट आया था, इसको समाप्त भी किसने किया था? रिपन ने किया था, है ना। लीरी, ऐसे याद रखिएगा, लीरी यानी लीटन लाएगा और रिपन जो है समाप्त करेगा 1818 के एक्ट को। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये। और लीटन को एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला कौन था? तो वो आपका लॉर्ड लीटन ही था, है ना। लीटन यही था आपका जो आक्रामक नीति अपनाया था, किसके प्रति? तो अफगानिस्तान के प्रति। ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? दोनों सही दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोनों।
जो मतलब नहीं वो करना तो थोड़ा सा स्किप कर करके आप आंसर बस देख लिया कीजिए। चलिए अगला है कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सेफ्टी वॉल्व का प्रतिपादन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। तो ये तो बीपीएससी का प्रश्न भी है, तो ये सही है आपका। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का दिया था कि मतलब उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व बना लिया था कांग्रेस की स्थापना करके, ताकि हम क्या करेंगे इनके थ्रू थोड़ा बहुत जो है दबाव करते रहेंगे, ऐसा इन्होंने अपना बताया था उसमें। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित षड्यंत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो षड्यंत्र सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने नहीं दिया था, वो दिया था आरपी दत्त ने, है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। ओके, चलिए अगला है, यदि संसार में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता क्या है? पाप है। दुर्बलता मृत्यु के समान है। तो ये जब तक उठो, जब तक जागो और तब तक मत सो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद का है ना, उससे याद रख लीजिएगा कि दुर्बलता क्या है? पाप है और दुर्बलता मृत्यु के समान है। ये किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि कथन है और कारण दिए गए हैं। जैसा कि प्रश्न है आपका कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उभार हुआ। तो 1907 में सूरत विभाजन इसी को लेके हुआ ही था। तो यही हो जाएगा ना कि प्रारंभिक 19वीं सदी में, 20वीं सदी के प्रारंभिक में ही यह सब जो है उग्र आते हैं। कौन? लाल बाल पाल और अरविंद घोष। उसके बाद है कि तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15 से 20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट थे। तो 1885 में स्थापित हुआ था और 1900 के बाद जो है आपका उग्रवादियों का आ जाता है। तो इसके 1520 वर्ष तक जो है ये भी आपका उपलब्धियों से संतुष्ट थे, उदारवादी। तो ये दोनों सही दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, पूछा जाता है उग्रवादी नेता कौन कौन थे? तो लाल बाल और पाल आपके, इसके साथ साथ एक थे अरविंद घोष। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के विरोध में कलकत्ता के किस स्थान से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। ये कहाँ से किया गया था? तो 7 अगस्त, है ना, 7 अगस्त 1905 से किया गया था। ये कहाँ से? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, जो बंगाल विभाजन है उसकी घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई आपका 1905 को हुआ था। और आपका इसका जो लागू कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, और रद्द कब किया गया था? तो कर्जन ने लागू किया था, है ना। कर्जन लगाएगा बंगाल विभाजन और हार्डिंग कहेगा कि नहीं बहुत हार्ड है ये सब जो करना। तो वो आके क्या करेगा? 1911 में इस जो विभाजन है बंगाल विभाजन उसको रद्द कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन जो है चलाया गया था। बाकी भी नेता थे। चलिए अगला है कि विदेशी धरती पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष फहराया गया था? तो 1907। कहाँ पे? तो स्टुटगार्ट, है ना, स्टुटगार्ट जर्मनी। ओके, किसके द्वारा? तो मैडम भीखा जी कामा के द्वारा किया गया था। भीखा जी कामा, इनको क्या कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? मैडम भीखा जी कामा को, है ना। चलिए अगला देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1913 सैन फ्रांसिस्को, है ना। कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपको हरदयाल के नेतृत्व में सोहन सिंह भाखना एवं पहले अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपके सोहन सिंह भाखना एवं आपके काशीराम जो थे, काशीराम, उनको बनाया जाएगा पहले कोषाध्यक्ष, है ना। और नेतृत्व किसका रहेगा? हरदयाल का। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे लतीफ, है ना। ध्यान रखिएगा ये क्या था? तो आधुनिक शिक्षा पे कोलकाता में इन्होंने किया था। ये कोलकाता में किया था और आधुनिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे ये। ठीक है, लिटरेरी और लॉ से लतीफ याद रख सकते हैं। लेट लतीफ कहते हैं ना, वैसे याद रख सकते हैं लेट लतीफ। चलिए अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो 1947 है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो जैसा कि दिया, यह विधेयक 10 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। तो यहाँ 10 जुलाई नहीं, 4 या 5 जुलाई होगा। ठीक है,
तो ये गलत है। यह विधेयक 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि वहाँ का उच्च सदन होता था, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, द्वारा पास किया गया था। तो 16 जुलाई नहीं, यहाँ पे 15 जुलाई नहीं 16 जुलाई कर लीजिएगा। अगला है कि यह विधेयक 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की निम्न सदन जिसे कहते थे जैसे लोकसभा, में पेश किया गया था। तो 16 जुलाई नहीं 15 जुलाई कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि जस्ट बस डेट आपको क्या करना है, एक्सचेंज कर देने हैं, बाकी ये सही हो जाएगा। ओके, ये वाला तो गलत ही था क्योंकि यहाँ 4 या 5 जुलाई होना था। अगला यह है कि ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया। तो ये आपका सही है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है एक आपका बस सही हो जाएगा। कौन सा? तो 18 जुलाई 1947 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947। इसका डेट सब याद रखिएगा। अगला है कि लिथगो जो आयोग आया था 1928 में, उसका क्या संबंध था, किससे संबंध था? तो कृषि सुधार से संबंध था। इसी के तहत जो है देखेंगे 1929 में क्या स्टैब्लिश किया गया, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर स्थापना किया गया था, है ना। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, घटनाक्रम बताने हैं। तो जैसा कि वुड डिस्पैच सबसे जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा सबको याद रहता ही है ना। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा कब हुई थी? 1911 में, और बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया था। अगला है कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह जो है 1856, है ना। इसके बाद देखेंगे आपका यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह, तो ये कब किया गया था? 1859 में किया गया था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सबसे लास्ट में ए आएगा, सॉरी सबसे स्टार्टिंग होगा। क्या पूछा गया है? घटित उपरोक्त, तो ये हो जाएगा आपको सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रिंस ऑफ वेल्स आएंगे, नहीं लास्ट में 1900 था ना, 1921, हाँ यही हो जाएगा आंसर आपका सबसे लास्ट, क्योंकि सब तो 1800 वाले सदी के है ना। चलिए अगला देखते हैं। इसका आंसर हो गया आपको बी। अगला प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला तो ये कि हरिजन सेवक संघ जो है किसने स्थापित किया था? महात्मा गांधी ने। कब? तो 1932 में। अध्यक्ष किसको बनाया था? तो इन्होंने बनाया था घनश्याम दास बिरला को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो ऑपरेशन जीरो जो चलाया गया था उसके तहत इनको पूना आगा खां पैलेस में जो है बंद करके रखा गया था। कब तक नजरबंद रखे गए थे ये? तो 6 मई 1944 तक नजरबंद रखे गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगा खां पैलेस पूना। चलिए अगला है कि एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये सही है। एक्सरे पर ना तो विद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है, तो ये भी सही है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला था कि गामा किरणों की वेधन क्षमता अत्यधिक होती है, तो ये भी सही था। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला है कि सूक्ष्मदर्शी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, क्या होता है जब नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी जो है छोटी कर दी जाती है? तो फोकस दूरी जो है छोटी कर दी जाएगी तो उतना ही आवर्धन जो है बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर होगा उतना ही अधिक हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि फोकस दूरी जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसकी फोकस दूरी पर डिपेंड करता है, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है नहीं करता है, तो करता है होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किसी तार का प्रतिरोध R उस तार के सापेक्ष वोल्टता यानी कि V तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होगा, तो ये आपका सही है। जैसा कि अपन जानते हैं ना, V बराबर क्या होगा? IR, तो ये आपका हो जाएगा R बराबर V बटा I, है ना। अगला है कि सोलर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो ये भी सही है। ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही दिए गए। चलिए अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। गॉस किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का। इसके बाद दिया है टेस्ला, तो ये किसका होता है? चुंबकीय तीव्रता का। ओके, अगला है ओम, तो ओम तो पता ही होगा, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ना, इसका वेबर भी होता है और मैक्सवेल भी होता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, मैक्सवेल। चलिए अगला है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऊंचाई अल्टीमीटर, है ना, ऊंचाई पे उड़ते हुए। एमीटर विद्युत धारा, क्रोनोमीटर जो जलयान होते हैं उसमें सही समय के लिए किया जाता है, सही समय के लिए।
ऑडियोमीटर, तो ये तो आपका ध्वनि तीव्रता के लिए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, बहु अनुपात नियम, स्थिर संगठन का नियम, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ये देता है, ये नहीं देता। ये तो रेडियो जो धार्मिकता का नियम है, हेनरी बैकुलर और मैडम क्यूरी वगैरह हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय का मतलब ये होता है कि जिसको नया नहीं किया जा सकता, यानी कि फिर से नहीं किया जा सकता, और नवीकरणीय का मतलब होता है नया किया जा सकता है। तो कोयला है वो सीमित में है ना, तो कोयला का उत्पादन बिजली करेंगे तो वो क्या होगा, अनवीकरणीय में आएगा। पवन ऊर्जा तो आप कर सकते हैं। परमाणु संयंत्र से उत्पादित जो बिजली है वो भी क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा होता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय में कौन से आते हैं, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब आते हैं। और अनवीकरणीय में कोयला, आपका पेट्रोलियम वगैरह ये सब जो है आते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। शार्पी घर्षण के बारे में बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है। तो ये समतल पर फिसल कर चलने वाली वस्तु का विरोध करने वाला बल है। चलिए अगला है, इसमें पूछा गया है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये ऊष्मा संचरण यानी कि संवहन कहलाता है। जैसे कि पानी का उबलना, नीचे से गैस जलता है, पानी उबलता है, धीरे धीरे ऊपर तक भी उबल जाता है ना, तो ये वाला संवहन हो गया। चालन, जैसे कि छड़ गर्म होता है, तो छड़ का जो पहला पार्ट है ये यहाँ गर्म कर रहे हैं तो धीरे 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 यहाँ तक भी गर्म हो जाता है, तो ये चालन की विधि कहलाती है। विकिरण तो बिना किसी माध्यम के आएगा, तो बिना किसी यानी विदाउट मीडियम, तो वो हो जाएगा विकिरण, ठीक है। चलिए अगला है कि लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो ये हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम, यानी 6200 से 7600 एंगस्ट्रॉम, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा कितना, तो 65%, और कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3%। चलिए अगला देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अस्थायी कठोरता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम व मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और अगर स्थायी पूछा होता तो क्या हो जाता, आपका पहला हो जाता मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड, यहाँ अस्थायी पूछा है इसलिए बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि हाइड्रोजन को भौतिक रूप से गैस या तरल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। तो सही है, हाइड्रोजन को तरल रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपका सही दिया हुआ है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कार्नोटाइट और पिच ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क है। तो ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का है ही कि पिच ब्लेड किससे प्राप्त किया जाता है, यूरेनियम से, और कार्नोटाइट भी है ना। एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क होता है, तो बॉक्साइट है ना। इसके बाद देखेंगे कोरंडम, इसके बाद देखेंगे आपका क्रायोलाइट, इसके बाद फेल्सपार, ये सब किसके हैं, तो एल्यूमिनियम के हैं, फेल्सपार। इसके बाद दिया है जैसे कि सोना, तो सोना का भी याद रख लीजिएगा, सिल्वेनाइट, ओके। एक इसके बाद कल्वेनाइट भी होता है, कल्वेराइट, ओके। तो इसका आंसर था आपका बी। चलिए अगला देखते हैं, गैस को कम तापमान और अधिक दाब पर रखकर तरल अवस्था में बदला जा सकता है। तो ये सही है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा होती है, जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प में विशिष्ट ऊष्मा के साथ गुप्त ऊष्मा भी होती है। तो ये सही है, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि कार्बन का शुद्ध रूप ग्रेफाइट होता है। तो ये तो पता ही है, कार्बन का अपरूप कौन कौन है, ग्रेफाइट, ग्राफीन, फुलरीन, हीरा, ये चारों मतलब मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो ये सही है। अभियांत्रिकी हीरे जो सिंथेटिक डायमंड होते हैं यानी कृत्रिम हीरा
को उच्च ताप और उच्च दाब की प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो ये भी सही है, जैसे पिछला बार पूछा था कि अगर जो आपका कृत्रिम हीरा बनाया जाता है तो उसमें किसका है जो बीज किस सामग्री के रूप में यूज किया जाता है ना। तो बीज सामग्री के रूप में यूज किया जाता है ग्रेफाइट को, है ना। सामग्री के रूप में किसको यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हीरा जब कृत्रिम बनाया जाता है यानी कि सिंथेटिक डायमंड जब बनाया जाता है। ऐसे पूछा जाए कि सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है या कठोर सबसे कौन सा होता है कार्बन का, तो वो हीरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दही के खट्टे स्वाद का कारक क्या होता है। तो दही किसके लिए खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। सिट्रिक इसमें खट्टे फलों में जैसे कि नींबू, संतरा इसमें पाया जाता है ना। इसके बाद है टर्टरिक अम्ल, तो ये किसमें पाया जाता है, अंगूर हो गया आपका, इमली हो गया, इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और पूछा जाता है जैसे चींटी के डंक का, है ना। तो चींटी में कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो भी डंक मारने वाले होते हैं ना उसमें मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथोइनिक, मेथोयोनिक, है ना, मेथोनोइक, मेथोनोइक, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है अम्ल पाया जाता है। इसके बाद एक और पूछा जाता है जैसे टमाटर में, तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। और चींटी वाला क्या था, तो मेथोनोइक अम्ल, जो भी डंक मारने वाले होंगे उसमें। चलिए अगला देखते हैं, अग्निशामक कपड़े, रक्षा वाहनों का कवच, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, किस फाइबर का। तो ये केवलर हो जाएगा, जैसे बुलेट प्रूफ फाइबर पूछा गया था अभी, तो केवलर हो जाएगा। चलिए अगला है, तीन धातु ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः जो है आपके दिए हुए हैं, जैसे कि -1.2 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं 0.V मतलब कि 0.5 वोल्ट। तो इनका जो है इन धातुओं का उपचयन शक्ति क्या होगा, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपको ये वाला कि BAC, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। तो अमोनिया गैस बनाने की जो हैबर विधि है उसमें क्या यूज किया जाता है, तो लोहे का चूर्ण, और वनस्पति तेल जो है कृत्रिम घी बनाने में तो निकेल उत्प्रेरक के रूप में। उसके बाद देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में क्या यूज किया जाता है, तो वैनेडियम पेंटो ऑक्साइड, है ना, पेंटो ऑक्साइड। अल्कोहल से ईथर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2-1, तो 2-1 ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में कौन नहीं घुलेगा, कीड़ा, है ना। सॉरी, वसा में घुल जाएगा और जल में नहीं घुलेगा, कौन, तो कीड़ा, क्योंकि जल में अगर कीड़ा डालोगे तो दिखाई देगा, नहीं घुलेगा, इससे याद रखना। और जल में कौन सा घुलनशील होता है, तो बी एंड सी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कीड़ा, ये हुआ सी हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन, ओके। और एक और आपका जैसे मानव शरीर में संचयित हो पाता है, तो B12 इसमें मिला लीजिएगा, बाकी ये सब भी है यकृत में। चलिए अगला है, अक्षीय कलियां पत्ती और तने के जोड़ पर होती हैं, तो ये सही है। अक्षीय कलियां जो होती हैं एक्सिलरी बर्ड्स, वो पत्ती और तनों को जोड़ पर होती हैं। शीर्ष कलियां टर्मिनल और एपिकल बर्ड्स जो होते हैं पौधों की लंबाई में वृद्धि करती है, तो दोनों सही दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं कि हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो इसका आंसर देखिए है ग्रेना, अब इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो जैसे कि देखेंगे इसिहारा टेस्ट हीमोफीलिया की जांच के लिए किया जाता है, ये सही है। मलेरिया के लिए कुनैन का एक सामान्य दवा है, तो ये भी सही है। कुनैन जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आपका सिंकोना वृक्ष के तने के छाल से, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला है कि अदरक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अदरक क्या है, प्रकंद है। अगला है कि शरीर में टीका लिए जाने पर बीटा लिम्फोसाइट का मुख्य कारण क्या होता है, मतलब काम क्या होता है इसका, तो बी लिम्फोसाइट जो है जब टीका लिया जाता है तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मलेरिया से प्रभावित होता है, तो मलेरिया से कौन प्रभावित होगा, तिल्ली एवं आरबीसी, है ना। इसके बाद आंत किससे होता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, पेचिस,
अस्थि मज्जा किससे होता है? तो काला ज्वर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना किसने दी थी? तो बीडल और टेटम ने दिया था एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना। ठीक है, लुई पास्चर किसके लिए जाने जाते हैं? तो पाश्चुकृत जो दूध का होता है उसके लिए जाने जाते हैं। इसके बाद रेबीज का इन्होंने टीकाकरण का खोज किया था। इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके लिए जाने जाते हैं? तो पेनिसिलिन के लिए जाने जाते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिगो से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए। लिगो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये एल से हो जाएगा लेजर, आई से हो जाएगा इंटरफेरोमीटर, है ना, और जी से हो जाएगा आपको ग्रेविटेशनल, आपका ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, है ना, ओ से हो जाएगा ऑब्जर्वेटरी। चलिए अगला देखते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो भारी जल क्या करता है? ग्रेफाइट हो गया, भारी जल हो गया, ये सब जो है ना न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, D2O। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि प्रस्तावना में क्या जो है सही दिया गया है? तो ये किस क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको 213, है ना, यानी कि अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। कब कब किए गए थे ये? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था ऐसा। ठीक है, अच्छा प्रस्तावना पहली बार लाया किसने था? तो ये लाए थे जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को वो लाए थे। ठीक है, और इसको स्वीकार कब किया था संविधान सभा ने? तो 22 जनवरी 1947 को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और जो आपकी प्रस्तावना है उसमें न्याय की कितने प्रकार की बात की गई है? तो 3 प्रकार की, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है देख लीजिएगा। आपका स्वतंत्रता हो गया 5 प्रकार की, एवं आपका समता हो गया 2 प्रकार की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, धर्म विश्वास प्रतिष्ठा, धर्म अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना, इसकी जो है आपको स्वतंत्रता दी गई है 5 प्रकार की, एवं समता जो है आपका प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। चलिए अगला देखते हैं। जेबीपी कमेटी के बारे में दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारमैया, उसको कहा गया जेबीपी समिति। इसका उद्देश्य क्या था? तो ये 1948 में जो है आपका गठित किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की औचित्य की समीक्षा करना। अच्छा, अब इससे जो है रिलेटेड क्या क्या आप याद रख सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि भाषा के आधार पर पहली कमेटी बैठाई गई थी धर आयोग, है ना, 1948 में ही। कौन सी? तो धर आयोग। फिर बिठाया गया आपको जेबीपी कमेटी। इसके बाद लास्ट वाला जो था आपका 1953 में कौन सी कमेटी बिठाई गई थी? तो फजल अली वाली बिठाई गई थी। फजल अली जो अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली ही थे। इसमें और 2 सदस्य थे। कौन कौन? तो हृदय नाथ कुंजरू एवं के.एम. पणिक्कर थे। ये लोग दोनों थे, पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। के.एम. पणिक्कर एवं हृदय नाथ कुंजरू जो थे सदस्य थे, और फजल अली जो थे अध्यक्ष थे। भाषाई आधार पे जो है गठित करने के लिए इनको जो है 1953 में 1953 में इनकी जो है आपका क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इन्होंने 1955 में रिपोर्ट दिया, और 1956 में देखेंगे 1 नवंबर 1956 को आपका कितने राज्य? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है गठित किए गए थे। इसके पहले का इतिहास क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पहला राष्ट्रीय भाषा के आधार पे एस्टैब्लिश होने वाला कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो वो आंध्रा हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग करके बनाया गया था। इसके बाद ये कब बना था? तो ये बना था आपको 1 अक्टूबर, है ना, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। ठीक है, अच्छा इसके पीछे की कहानी क्या है? तो वो कौन जो थे 58 डेज जो है आपका इन्होंने अनशन किया था। कौन? तो वो हो जाएंगे पोट्टी, हाँ, श्री मुल्लू, है ना, पोटी श्री मुल्लू जो थे ना, उन्होंने 58 दिन का जो है अनशन किया, और वो मर भी गए। और बाद में देखेंगे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कर दिया जाएगा एस्टेब्लिश। ओके, इतना ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि अनुच्छेद दिए गए हैं। तो जैसे 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है, और वही पे आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई है। और बी से क्या दिया गया? बी कूल, यानी कि शांतिपूर्ण बैठो, है ना। चलिए अगला क्या है कि 19C, यानी सी से क्या बनाना है? संघ बनाना है, तो ये हो जाएगा 1। और इसके बाद 19(1)D में तो भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने के लिए जो है स्वतंत्रता दी गई है 19D में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 19A वाक का स्वतंत्रता दिया गया है आपका, ए का हो जाएगा आपको वाक,
और बी कूल यानी कि शांतिपूर्ण, तो 3 4 यानी कि ये उसके बाद 19 सी का क्या था, संघ बनाने की, तो 1 हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। उपरोक्त कथन किसका है, तो ये है आपका केटी शाह का। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हमने लिया है। और कहाँ पे है इसका डिटेल, तो आपका भाग 4 में दिया गया है। 40 जो है इम्पोर्टेंट है, गांधी जी की जो है संकल्पना दिखती है इसमें, जो है आपका 36 से 51 तक जो है आर्टिकल्स दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति का पद हमने किस संविधान से प्रेरित होकर लिया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति किससे लिया है, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो लिया है हमने कनाडा से। संघ की जो शक्ति है वो कहाँ से लिया है हमने, अपना संघीय प्रणाली, वो भी कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र सरकार के पास है वो कहाँ से लिया है, तो वो भी कनाडा से लिया है। ब्रिटेन से क्या लिया है, तो एकल नागरिकता, संसदीय कानून का शासन, ये लिया है। ठीक है, रूस से हमने क्या लिया है, कर्तव्य। चलिए अगला है, कथन है और कारण दिए गए हैं। तो सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि कम से कम होना चाहिए। सरकारी आयोग जो 1983 से 1988 के बीच हुआ था, वो क्या था, केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो उन्होंने कहा था जैसे कि 356 का जो है राज्यपाल जो है दे देता है इसकी संविधान, मतलब ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो इसीलिए ये इसका कहा गया था उनके द्वारा कि कम से कम उपयोग किया जाए इसका। अगला है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया, यानी केंद्र में जिसका राष्ट्रपति होगा, तो ये भी सही है। तो दोनों सही दिए गए हैं। चलिए अगला है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज की बात की जा रही है, 29 सब्जेक्ट इसमें दिए गए थे, 29 सब्जेक्ट। ओके, तो ये सही है। इसके बाद है कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम 5 नहीं, यहाँ 10 कर लीजिएगा, और ये 25 नहीं, यहाँ पे 20 वार्डों में बांटा गया था। ठीक है, तो ये गलत है आपका, तो केवल एक आपका सही था। 73वीं संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नगर निगम 74वीं और 12वीं आपकी वो हो जाएगी अनुसूची। चलिए अगला है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए कितने प्रतिमान जो है दिए थे, तो द्विस्तरीय की इन्होंने रिकमेंड की थी। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता 1957 और ये द्विस्तरीय 1977 में आया था ये। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1992 में पारित किया गया था। ये एक सांविधिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया किसी आर्टिकल में। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के राज्य जो विधानसभाएं हैं उनमें महिलाओं को 1/3 स्थान 1/3 स्थान देने का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे पंचायती में है 1/3, बिहार में 1/2 है, तो वैसे ही सब लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में भी महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। वो संशोधन कौन सा है, तो वो संशोधन अधिनियम है 106। इसका नाम क्या है, तो नारी शक्ति अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति अधिनियम याद रखिएगा, है ना, नारी वंदन शक्ति अधिनियम, शक्ति अधिनियम है। तो ये कब आया था, तो 106 संविधान संशोधन हुआ है। क्या ये 18वीं लोकसभा में लागू है, तो नहीं है। जब तक परिसीमन नहीं किया जाएगा अभी नया वाला जो 2026 का है 2 चरणों में, तब तक जो है इसका वो तो 2 चरणों में आपका जनगणना होना है। जो परिसीमन अगर हो जाएगा ना अभी 2026 का, तब जाके आपको 82 आर्टिकल के तहत उसके बाद जो है आपको क्या किया जाएगा, ये 106 जो आपका संशोधन किया गया है वो लागू किया जाएगा। और महिलाओं को आरक्षण की बात कितने साल के लिए की गई है, तो 15 साल के लिए एक बात की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो आपका 106 संशोधन था। विधेयक कौन सा था, तो विधेयक जो है 128 नंबर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधेयक नंबर क्या था, 128। इसके बाद ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में जो है आपका चेंजिंग किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि लोकसभा हो गया आपका, राज्य की विधानसभाएं हो गई, दिल्ली का हो गया, तो इसमें जोड़ा जाएगा 239 ए आपका 2B। ठीक है,
एक तो ये जोड़ा जाएगा दिल्ली के लिए, है ना। उसके बाद देखेंगे आपका 330 जोड़ा जाएगा किसके लिए, तो लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए। 332 जोड़ा जाएगा किसके लिए, तो विधानसभाओं में महिलाओं की आपकी 1/3 जो आरक्षण है उसके लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, और ये भी याद रखना है आपको कि ये SC ST जो आरक्षण किए गए हैं ना पहले से, उस पे भी लागू होता है, इंक्लूडिंग है वो, ठीक है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट अधिनियम है। चलिए अगला देखते हैं आप, इतना काफ़ी है। चलिए 104 तो वो था। चलिए अगला देखते हैं, एंग्लो इंडियन को समाप्त करने का था। अगला है कि खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि फसल आते हैं। तो खरीफ फसल है ही मूंगफली, चावल, ज्वार, बाजरा। इसके बाद है रबी फसल, जो है सर्दी के मौसम में अक्टूबर नवंबर में जो है आप देखेंगे इसको बोया जाता है और मार्च तक जो है इसको काटा जाता है। तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा दिया है आपको करेला और मूंग दाल। ध्यान रखिएगा मूंग दाल जो होता है ना आपको जायद के फसल में आता है। ओके, तो मूंग दाल जो है किस में आएगा, जायद के फसल में, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन की पहचान करनी थी तो तीनों हो जाएगा। ओके, अगला है कि 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था, GST से। कब हुआ था, तो 2016 में। केंद्र और राज्य दोनों को GST लगाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान की गई थी। तो ये सही है, ये आपको संघीय जो प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए था। GST को एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से 1 जुलाई यहाँ पे 2016 नहीं 2017 में लागू किया गया था, अप्रत्यक्ष कर के रूप में, ठीक है। तो दूसरा गलत है, केवल एक आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे, चाहे तो देख सकते हैं आप, जैसे कि 246A जोड़ा गया था, है ना, केंद्र और राज्य में कर की व्यवस्था। 265A जोड़ा गया था आपका राज्य में जो अंतर्राज्यीय कर व्यवस्था। और आपका 279 इंपॉर्टेंट है, 279A जो है आपका GST परिषद की बात करता है, ठीक है। चलिए अगला है GDP अपस्फीति कारक, GDP डिफ्लेटर क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका कि चालू कीमत पर GDP और स्थिर कीमत पर GDP का अनुपात जो है आपको क्या दर्शाता है, GDP डिफ्लेटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तरों में हुई कमी है, तो ये सही है। और मुद्रास्फीति यानी कि डिसइन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति की दर गिर जाती है और यह ऋणात्मक हो जाती है। तो गिर तो जाती है लेकिन पॉजिटिव ही बनी रहती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि मुद्रास्फीति मंदी यानी कि स्टैगफ्लेशन में कोई आर्थिक समृद्धि नहीं होती, बेरोजगारी अधिक होती है और वस्तुओं की कीमत वृद्धि हो जाती है, तो ये आपका सही दिया हुआ है। अगला है कि रिफ्लेशन यानी कि प्रत्यस्फीति अपस्फीति के बाद अर्थव्यवस्था में पुनः कीमतों में बढ़ने की घटना है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। इसका पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपको बस 2 गलत था, यानी कि 1 3 4 सही थे। चलिए अगला देखते हैं कि विषम को चुनना है, तो इसमें जैसे कि अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा प्रवेश कर, है ना, ये विषम है। अगला है कि वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये जो है आपका प्राथमिक घाटा का डेफिनेशन दिया गया है। राजस्व घाटा तो होता है कि राजस्व व्यय से जो है प्लस हो जाए राजस्व व्यय और प्राप्ति जो है कम हो जाए, और राजकोषीय घाटा खर्च ज़्यादा हो कमाई कम हो, है ना। चलिए अगला देखते हैं। कथन दिए गए हैं उसका देखना है, तो ब्याज वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से नकदी उधार लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वही उल्टा हो जाता है इसका, तो रेपो रेट होता है यही सही है इसका। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत या भाग जैसे 4% रिजर्व बैंक के पास सब बैंक जो है रखती है उसको CRR कहते हैं, तो ये भी सही है आपका, हमेशा 4% ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही थे। चलिए अगला है, ये दिए गए हैं कि पंचवर्षीय योजना दिया गया है और किसमें जो है कब क्या लक्ष्य रखे गए थे ये पूछा गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया था आपका, हेराल्ड डोमर मॉडल पे जो है ये इसको जूम कर देती हूँ।
पहली पंचवर्षीय योजना जो थी किस पे थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर मतलब आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे थी, तो महालनोबिश है ना, इस पे थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना किस पे थी, तो ये थी आपको गॉडगिल पे, है ना। और पांचवी हो जाएगी डीपी धर द्वारा तैयार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए का 4, यही आंसर है बी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी 1935 के एक्ट के तहत। तो ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओशबॉर्न स्मिथ थे, पहले थे। और अगर पहले भारतीय पूछा जाए तो सीडी देशमुख थे। तो तीनों सही है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही दिए गए थे। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शिवरामन जो कमेटी थी ना, उसने रिकमेंड किया था, तो नाबार्ड की एस्टेब्लिश हुई थी 1982 में, है ना, 82 में किया गया था। और पूछा जाएगा कि ये कौन से पंचवर्षीय योजना था, तो छठी थी। तो ये भी सही है आपका, दोनों सही। अच्छा, असत्य कथन पूछा था, तो ना ही, दोनों में से कोई असत्य नहीं है क्योंकि दोनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हिमालय पर्वतमाला को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। तो जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो कई बार बता दिया है मैंने, JSP ऐसे याद रखना है, ये नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या बताना है, दक्षिण से उत्तर, यानी कि पहले कौन आएगा, P, तो P4 आ जाएगा। इसके बाद आएगा S, तो S इसमें नहीं है अभी आपका। इसके बाद J, तो जास्कर हो जाएगा, यानी कि 4 के बाद 2, यानी कि, और 2 के बाद L, यानी कि लद्दाख। तो 4 2 3, ये आंसर हो जाएगा C, काराकोरम ऊपर। चलिए अगला, शिवालय होता है S से, अगर और एक रहेगा तो। चलिए आगे है कि भारत में पूर्व मॉनसून मौसम से संबंध में कौन सा है, तो जो प्री मॉनसून होता है उसके बारे में है। तो काल बैसाखी जैसे स्थानीय संवहनी तूफानें इसकी विशेषता है, तो कहा जाता है पंजाब, वो पश्चिम बंगाल में इस ऋतु के दौरान आम्र वर्षा होती है। कर्नाटक, केरल वगैरह में क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, सही है। केरल के मानसून का आगमन इस ऋतु के अंत का प्रतीक है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है कि अंत का प्रतीक है, केरल के मानसून के आगमन इस ऋतु के अंत का प्रतीक है। अच्छा, केरल में सबसे पहले 1 जून में आता है ना। यह भारत के अधिकांश भागों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं से जुड़ा है, उत्तरी भाग में। तो ये वाला गलत है इसका, ठीक है, ये नहीं है। इस क्वेश्चन का ना डी आंसर है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, तो श्योक, हुंजा, नुब्रा, ये सभी तो है ही, तो एक से अधिक। अगला है कि मिट्टियां दी गई हैं, तो लेटराइट मिट्टी निछालन का जो है रूप होता है, और इसमें क्या होता है, लोहे से ये भरपूर होता है, और लाल कलर का ईंटे के, मतलब बहुत मजबूत भी होता है, कठोर भी होता है, ईंटा बनाने में यूज भी किया जाता है। केरल वगैरह में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी, और सबसे अधिक जो है मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। तो और 4.3% जो है भारत में इसका जो है मिट्टी का प्रतिशत है। तो पूछा गया था, तो ये, तो इसका हो जाएगा लौह से भरपूर, ह्यूमस से कम होगा उसमें, ठीक है। और काली मिट्टी क्या है, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, या इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी सभी कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 1। और लाल मिट्टी क्या हो जाएगा, तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है इसमें। जलोढ़ मिट्टी पोटास में समृद्ध होता है, फास्फोरस में कम होता है, तो ये भी आपका सही है। जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और भारत में 43%। काली मिट्टी कितनी है, तो 15%। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है काली मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ए। मिट्टियाँ कौन सी कहाँ पाई जाती है पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे है कि ओडिशा भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्पादक नहीं, भंडारक है, ठीक है। मैग्नीज का उत्पादक हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए, मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से फेरो मिश्र धातु में उत्पादन में किया जाता है, तो ये सही है। मध्य प्रदेश में बालाघाट की खद्दानें मैगजीन उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, और उसको मैगजीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। अच्छा, मध्य प्रदेश जो है ना, हीरा में एक अधिकार प्राप्त किए हुए है, पन्ना में जो है हीरा पाया जाता है वहाँ पे, ठीक है, वो भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका
2 एंड 3 जो है बस सही थे, यानी बी। चलिए अगला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट दिए गए हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में नहर सिंचाई कम प्रचलित है जितना उत्तर भारत में है, उसके अपेक्षाकृत देखा जाए तो सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या है, अधिकतर जो है मौसमी है और उनके तल कठोर चट्टानों से बने हैं, तो ये भी सही है। और जो उत्तरी भारत की नदियाँ हैं हिमालयी हैं, तो उनको सालों भर पानी मिलता है ना, सतत वाहिनी कही जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दोनों सही हैं, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान है, तो इसमें पी तरंगे हो जाएंगी, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ना, और ये तरल एवं चट्टान दोनों में गमन कर सकती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और एस जो है सिर्फ ठोस में गमन करता है, और पी को प्राथमिक तरंग कहते हैं और एस को द्वितीयक तरंग कहते हैं, ठीक है। जैसे जो पी तरंग है ना, जैसे ध्वनि तरंगे जो होती हैं हवा को खींचती है एवं ढकेलती है, वैसे ही ये पी तरंगे चट्टानों को खींचती है एवं ढकेलती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो जैसे कि दिया है आपका संथाल कहाँ पाया जाता है, संथाल जनजाति नागालैंड में नहीं पाई जाती। नागालैंड के एक प्रसिद्ध जनजाति है अंगामी, ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, संथाल झारखंड बिहार इन सब में पाया जाता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। इसके पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, वैसे झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल। बोडो है उड़ीसा में पाया जाता है, तो ये आपका सही है, ठीक है, बोडा। और ऐसे टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है ना। हिमाचल प्रदेश की और भी जनजातियाँ जो पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका लाहौली है ना, गुर्जर, ये सब जनजातियाँ हिमाचल में पाई जाती है। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पाई जाती है, मिजोरम में नहीं, मेघालय में पाई जाती हैं गारो खासी जयंतियाँ। और मिजोरम में तीजू आपका मीजो जनजाति पाई जाती है, प्रसिद्ध जो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को सबसे गर्म भी ग्रह कहा जाता है, सुबह का तारा शाम का तारा भी कहा जाता है। और आपका शुक्र एवं वरुण को ध्यान रखिएगा, जैसे पृथ्वी पप्पू है ना, पृथ्वी पे बहुत पप्पू घूमते हैं, तो इससे याद रखिएगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन शुक्र और वरुण जो है ना, ये जो है पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, ये जस्ट उल्टा घूमते हैं, ओके। और जैसे सबसे ज़्यादा जो है वलय किसमें पाया जाता है, शनि का जो है टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। सैटेलाइट सबसे ज़्यादा किसकी है, शनि की है। जो तैरता हुआ ग्रह कौन सा है, शनि है, घनत्व तो बहुत कम होता है इसका। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। सबसे ज़्यादा तापांतर बुध में पाया जाता है, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए अगला है कि पृथ्वी की भूपट्टी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है, तो ये अगर देखा जाए पूरा डिटेल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर बस आप देख लीजिए कि इसको कहा जाता है मोह और संबद्धता, ठीक है। अगर आप चाहें तो क्या करें, ऐसा लें और 3 भागों में बांट दें। इसको ऊपर का क्रस्ट, बीच का मेंटल, नीचे का सबसे कोर होता है। इसको बाहरी क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट, बाहरी मेंटल और फिर आंतरिक जो है आपका मेंटल, फिर बाहरी कोर आंतरिक कोर, ऐसा बांट दें। और क्या करें आप कि जैसे कि कामो रे गुटले मैन है ना, इसको लिख लें आप चाहे तो, यहाँ कर देती हूँ, का मो रे गुटले मैन। इससे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर वो बांट लीजिएगा 2 में, तो अपने से लगा लीजिएगा कि पहला क से कार्न रॉड आएगा, फिर आपके पास जो है मोह संबंधता आएगा, फिर आपका ये आर से हो जाता है आपका रैपिड है ना, और गु से क्या होता है, गुटनबर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो इसका लेह से लेहमन हो जाएगा, गुटेनबर्ग लेहमैन, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसका अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के हिसाब से कौन सी गैस सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इसमें कौन सी पाई जाएगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो जाएगा क्योंकि 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन लगभग 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.03%। इसके बाद ऑर्गन 0.93%। चलिए अगला है, महासागर तक विशेषताओं
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है कि मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट सीमाओं द्वारा निर्मित होते हैं, तो सही है। एबिशल मैदान पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्रों में से है, तो ये भी सही है। गाई याट समतल शीर्ष वाले ज्वालामुखीय समुद्री पर्वत है। तो देखिए ये तीनों वैसे सही दिए गए हैं, तो इसको देख लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आर्द्र पर्णपाती वन के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। आर्द्र वन नम मिला के शुष्क पर्णपाती वन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में दिया है कि आर्द्र पर्णपाती वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 to 200 सेंटीमीटर जो है वर्षा होता है, तो ये बिल्कुल सही है ना, नमी वाले। और यह हिमालय की तलहटी पश्चिमी घाट उड़ीसा में पाया जाता है, तो ये भी सही है। एनी, महोगनी, आबनूस आदि प्रजातियां जो है इन वनों में पाई जाती हैं। तो ये महोगनी से याद आ जाएगा ना आपको कि सदाबहार पौधे हैं ये, तो ये यहाँ नहीं पाई जाएंगी, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये आर्द्र पर्णपाती में नहीं पाई जाती हैं, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती हैं, ठीक है। और जैसे कि आर्द्र पर्णपाती वन में देखें आप, सागौन, शीशम, ये सब हो जाता है, साल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 गलत दिया है, तो केवल 3 आपके असत्य हो जाएंगे, है ना। अच्छा, भारत की औसत वर्षा कितनी है, 125 है ना। इससे भी आप 125 सेंटीमीटर, इससे भी ध्यान आ सकता है कि आपको हमारे यहाँ जो क्या पाया जाता है, उष्ण पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये वाला बना पाते। और बिहार का कितना है, तो 100 to 200 सेंटीमीटर जो है आपका औसत वार्षिक वर्षा है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो आटाकामा कहाँ पाया जाता है आपका, दक्षिण अमेरिका में, चिली वाले क्षेत्र में। और नामीब और कालाहारी तो आपके अफ्रीका में है, मोजेबो तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है ना। दक्षिणी अमेरिका की बात था, आटाकामा रेगिस्तान चिली। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर सागर की सीमा साझा नहीं करता, तो वैसे भी इसको चाहते तो फिनलैंड अलग है, बना सकते थे। चलिए, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश था। इसने बिंबिसार की अजात शत्रु ने क्या की थी, हत्या की थी, और फिर बैठा था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा, है ना। चलिए अगला है, अशोक की धम्म नीति का संदेश क्या था। तो जस्ट हमने देखा ही कि बड़ों का सम्मान करो, सत्य, अहिंसा, बड़ और राजा के प्रति निष्ठा, ये सभी था, ठीक है। चलिए अगला है कि अकबर के शासनकाल में अगर देखा जाए तो बिहार में कितनी सरकारें विभाजित थी, तो 7 सरकारों में विभाजित थी। कौन कौन सी, तो चाहे तो आप याद रख सकते हैं, जैसे पटना हो गया आपका, पूर्णिया हो गया, पूर्णिया नहीं था, पटना, सारण, चंपारण, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, बिहार। ओके, ध्यान रखिएगा इन्हीं भागों में बटा हुआ था। वैसे ये तो पूछा नहीं जाना चाहिए, फिर भी पटना, ठीक है, लिख ही देती हूँ, आप स्किप कर दीजिएगा इसको। सारण, रोहतास, तिरहुत एवं हाजीपुर, ये थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान बिहार का गवर्नर जिसने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये कौन हो जाएगा, बहार खान नुहानी। चलिए आगे है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी थे वो, निम्नलिखित में से कौन थे। तो बिहार टाइम्स आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के मतलब सहयोगी कौन रहे हैं संपादन में, तो उपयुक्त तो सभी रहेंगे ये, ठीक है। महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, ये सभी थे, ओके। अगला है कि सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे, तो ये फणीश्वर नाथ घोष हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था, तो क्या होगा, पूर्वानुमानित राजस्व निर्धारित करने हेतु कर्नवालिस ने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त, है ना। चलिए अगला है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं द्वारा उनके साथियों जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उन्होंने क्या किया था, जन और धन से दोनों से मदद की थी, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए अगला है कि दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा किसने दिखाई थी, तो पीर मोहम्मद मुनीश हो जाएंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन से स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़े हुए हैं, तो ये बख्तियार, पटना, आरा। चलिए अगला है, बिहार में पूर्व से पश्चिम तक की नदियों का जो है सही क्रम क्या है, तो इसको मैंने बताया पढ़ाया जब भी, जी जी बी बी के
इसको याद रख सकते हैं चाहे तो। जी से आपका घाघरा, गंडक, आपका बूढ़ी गंडक, फिर आपका बागमती, फिर आपका कमला, कोशी। तो ये कौन हो जाएगा? पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम बनाना था। तो कोशी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा। चलिए अगला देखते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना जो 2023 के अनुसार राज्य के अनारक्षित सामान्य वर्ग का प्रतिशत क्या है? तो युवा का जो संख्या है वो हो जाएगा 15.52% है ना, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो ये जनगणना हुआ था उसके अनुसार पूरा जनसंख्या कितना है? तो 13.7 करोड़ याद रखिएगा। ठीक है, 07 करोड़ है इतनी जनसंख्या। अभी 2011 के अनुसार 10.41 करोड़ है, लेकिन अगर 2023 वाला देखा जाए तो 13.07 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे कि दिया है आपका यूआर का, तो SC ST का भी देखते चलते हैं। जैसे कि SC का कितना है? तो 19.65 ठीक है, 19 पॉइंट यानी कि 19.65। और वहीं पे ST पूछे कितना है? तो 168 यानी कि 1.68% है। ठीक है। और उसके बाद आपका पूछा जाए EBC, तो EBC कितना है? तो वो हो जाएगा आपको 36%। ठीक है। अगर OBC पूछा जाए कितना है, तो ध्यान रखिएगा 27%। ये जनसंख्या का आंकड़ा था। चलिए अगला है कि किस राज्य में विधान परिषद है? तो केवल 4 में, यानी कि बिहार में बस है विधान परिषद। बिहार बजट 2025-26 का आकार क्या है? तो 316,895 करोड़ जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, 3,16,895 करोड़। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ दिया था ऑप्शन में, तो ये पिछला बजट है। ठीक है, ये 278,725, इससे कितना प्लस हो गया है ये वाला बजट? तो 38,169 करोड़ जो है प्लस हो गया, तब ये आ गया है। ठीक है। चलिए अगला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था GSDP में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा देखें तो ये हो जाएगा 58.6%, है ना। और अगर वहीं उद्योग द्वितीय पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपको 21.5%। और वहीं प्राथमिक पूछा जाए कृषि वगैरह का, तो वो हो जाएगा 19.9%। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो जैसा कि दिया है ब्राजील, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस होल, ये सही है। साइप्रस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकियारोस, तो ये भी सही है। श्रीलंका का देखिए गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन जो है ना, ये मॉरिशस का है। ठीक है, ये मॉरिशस का है। और श्रीलंका का क्या हो जाएगा? मित्र भूषण। तो यही गलत दिया हुआ था, तो इसका C आंसर हो जाएगा। और कुवैत द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि नासा के प्रथम AI अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डेविड शल्वा गिन्नी को। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो ये है आपका 345, लास्ट में होना चाहिए, तो 50, 65, 345। ठीक है, यही है आपका C हो जाएगा। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी कितना रख रहा है? तो 2.8% रख रहा है, सही है आपका। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में, अगर द्वितीय क्षेत्र में देखा जाए, तो 6.2% की वृद्धि होने का अनुमान है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही थे आपके। चलिए अगला देखते हैं। शुक्रयान मिशन जो है कब प्रक्षेपित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2028। अगला है दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने दूर भाला फेंक कर रजत जो है पदक जीता है? तो इन्होंने फेंका था 90.23 मीटर, 90.23 मीटर। ओके, और क्या जीते हैं ये? तो रजत पदक जीते हैं। और वहीं स्वर्ण कौन ने जीता है? तो स्वर्ण जीती हैं जूलियन बेवर ने। ठीक है, इन्होंने कितना वो किया था? तो इन्होंने किया था 91.6 आपका 06 मीटर। अच्छा, अभी एक बेंगलुरु में जो है नीरज चोपड़ा के नाम पर, है ना,
पहली अंतर्राष्ट्रीय वो की गई थी, तो उसमें भी नीरज चोपड़ा का जो है रिकॉर्ड रहा है, तो भी चाहे तो देख सकते हैं आप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, इसका आयोजन 6 शहरों में किया गया, तो बिल्कुल सही है। दिल्ली में 6 शहरों में किया गया था, तो सही है आपका। इसका शुभंकर गज सिंह मौर्यकालीन मूर्तिकला से प्रेरित है, तो ये भी सही है। इसमें 28 खेलों का आयोजन किया गया, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है ना। तो तीनों कथन क्या है, सत्य दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। अच्छा, बिहार में कितने शहरों में, तो 5 शहरों में किया गया था। कौन कौन शहर था, तो वो हो जाएगा आपको जैसे कि पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा कि 36 पदक जीता था इसने, और 15वें स्थान पे रहा है बिहार, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, इसमें से स्वर्ण कितने थे, तो आपका 7 स्वर्ण था, 11 रजत था, 18 आपका कांस्य था। चलिए अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल जो विजेता हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के, तो वो कहाँ से हैं, सिनर जो हैं आपके, जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहाँ के हैं, इटली के हैं। और वहीं महिला पूछी जाए तो महिला कहाँ की हैं, तो अमेरिका की हैं, और कौन है, तो मेडिसन कीज है, मेडिसन कीज। ओके, चलिए अगला है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये रियो डी जेनेरिया में किया गया है 6 से 7 जुलाई के बीच में 2025। अगला है कि हिंदी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो ये देखें तो युवा पुरस्कार पूछा है, तो पार्वती तिर्की हो जाएंगे। इनका क्या था, नाम क्या था इनके कविता का, तो फिर से उगना। ओके, ये गगन मिल है, इनका क्या है, इनको आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया था, तो जब तक मैं बाहर आई इनका था। और सुशील शुक्ल को क्या दिया गया है, तो इनको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 1/12 के लिए। चलिए अगला है, आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन था, तो बिल्कुल सही है। आदित्य L1 को PSLV-C57 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, तो ये भी सही है। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 5 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित किया जाएगा, तो ये 15 लाख कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा ये फिर, है ना। तो 1 2 सही थे, तो केवल 2 सत्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 लाख नहीं 15 लाख होना चाहिए था। चलिए अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो IBCA का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है, और इसकी पहली जो महासभा है वो या आयोजित भी यहीं पे की गई है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा, तो सही है। IBCA का उद्देश्य बिल्ली की 6 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है, तो 6 नहीं, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये गलत है क्योंकि 6 दिया हुआ था। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका 1973 है, उसी के 50वीं वर्षगांठ के तहत जो है ये आपका IBCA की जो है महासभा की गई, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और पहली महासभा रही वहीं पे नई दिल्ली में ही। कब हुआ था, तो 16 जून 2025 को। ठीक है, ये बैठक हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य है, या दूसरा जो है आपका गलत दिया हुआ था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य की पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ध्यान रखिए ऑपरेशन कालनेमी जो है ना, साधु वगैरह का जो है भेष धारण कर लेते हैं, उनके लिए ये चलाया गया था, जो फर्जी होते हैं उनके लिए। तो उत्तराखंड की पुलिस ने चलाया था कालनेमी। महाकाल से याद रखिएगा कि सब आजकल महाकाल करते रहते हैं और फर्जी बन के भी घूमते रहते हैं, ऐसा उनको पकड़ना चाहिए। तो ये कालनेमी, काल के नाम पे यानी महाकाल के नाम पे। ठीक है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। अच्छा, एक ऑपरेशन शिवा चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन शिवा। तो ये ऑपरेशन शिवा क्या था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो था ना ऑपरेशन ये आपका अमरनाथ तक, अमरनाथ तक ना आपको जो यात्री हैं उनको सुरक्षित पहुंचाना, ये ऑपरेशन शिवा का जो है काम था। मतलब ऑपरेशन शिवा इसी के लिए चलाया गया था, अमरनाथ तक सुरक्षित पहुंचाना। चलिए अगला देखते हैं। खंजर सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है, तो ये खंजर जो है कई बार मिल चुका है, ये किर्गिस्तान के साथ आयोजित करता है। अच्छा, फ्रांस के साथ भी देख लेते हैं अपन, तो शक्ति। ओके, एक तो हो गया शक्ति अभ्यास, दूसरा हो जाएगा आपको वरुण अभ्यास। ये जो है किसके साथ किया जाता है, तो भारत एवं फ्रांस के बीच किया जाता है। शक्ति जो है आपका थल सेना हो जाएगी, यानी वो अभ्यास करेगी, और ये वरुण जो है नौसेना द्वारा अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, मिस्र के साथ कौन सा हो जाएगा, तो ये की है आपका ये साइक्लोन।
है ना। साइक्लोन जो है इसका कहाँ पे किया गया, अभी मिस्र और भारत का जो अभ्यास था ये थल सेना का, ये किया गया है राजस्थान में। ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पे किया गया साइक्लोन, तो राजस्थान में किया गया। इसके साथ साथ उज्बेकिस्तान है, इसके साथ क्या किया जाता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान जो है डस्टलिक जो है उसका अभ्यास करता है। डस्टलिक कहाँ पे हुआ अभी इस बार, तो पुणे में हुआ। ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका बी। चलिए अगला देखते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, तो ये था आपका स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये विरासत जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें ऐड किया गया है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि है, गृह मंत्रालय द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाने की अधिसूचना जारी की गई। तो 17 सितंबर को तेलंगाना जो है ना जन शासन दिवस के रूप में मनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जन शासन दिवस के रूप में कब, तो 17 सितंबर को कौन, तेलंगाना। चलिए तो ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। अगला यह है कि इस तिथि को 1949 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम को शासन से मुक्त करवाया गया था। मतलब हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था, तो ऑपरेशन पोलो तो चलाया गया था। जैसे कि आपके सरदार पटेल थे और आपके उनका साथ किसने दिया था, तो VP मीनन ने दिया था, है ना। उन दोनों ने मिलकर किया था। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को अंदर लिया गया था अपने। 562 रियासत थे ना कुल, तो इसमें आया था ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद। लेकिन ये 1949 नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो, सॉरी केवल एक सही है। ए आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा एक क्या और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद और जम्मू कश्मीर किसके तहत मिलाया गया था, तो विलय पत्र के तहत, और जूनागढ़ जनमत संग्रह के तहत, है ना। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को नेट कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है, तो ऐसे तो भारत ने क्या रखा है, नेट जीरो आपका 2017 तक रखा है, लेकिन रेलवे का देखेंगे तो 2030 हो जाएगा। इसका आंसर बी। चलिए अगला है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो पहले जो था अभी 2024 में 19वां था, लेकिन अब गिरावट आ गई है, अब ये 22 नंबर पे चला गया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है, तो USA अमेरिका है। अच्छा ये जारी कौन करता है, तो स्टार्ट अप ब्लिंक, ये जो है आपका जारी करता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। PME ड्राइव सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि गलत कथन कौन सा है। तो जैसा कि दिया है PE ड्राइव, यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको A। तो इस बाकी जो दिए गए हैं ये देखते चलते हैं। जैसा कि दिया है, फेम योजना 2015 के प्रारंभ का अगला चरण है, तो सही है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, ये भी सही है आपका। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले सभी प्रकार के ई वाहन को सब्सिडी दी जाएगी, तो ये भी आपका सही है। ओके चलिए इसका आंसर हमने देख लिया, ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका राजमार्ग नहीं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया है, तो उद्योग मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण सड़कों को ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति को सूचित करना, ठीक है। इसका आंसर है आपका ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है, तो ध्यान रखिएगा ये है अर्थुकल पुलिस स्टेशन, कहाँ का, केरल का। ओके चलिए अगला है, लड़कियों को शिक्षा के लिए लेट्स स्टडी नामक अभियान किस देश ने चलाया, तो अफगानिस्तान ने। चलिए अगला है, भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में पौधे के बीज को अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है, तो ये किया है लोबिया, जो कि आपका नाइट्रोजन करने में जो है यूज किया जाता है, जैसे लोबिया, ढैचा, एजोला, उसी तरह से लोबिया सबसे अच्छा माना जाता है अभी अभी फिलहाल में देखा जाए तो। इसको जो है मात्र 4 दिन में उन लोग जो है अंकुरित करने में सफल रहे थे। स्पेसएक्स मिशन जो है ना उसी के साथ इसको भेजा गया था। चलिए अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा जो है 23 दिसंबर 2024 को कहाँ से शुरू की गई, तो ये पश्चिम चंपारण से शुरू की गई है, ठीक है। प्रगति है ही तो पश्चिम चंपारण।
चलिए अगला है, बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको आरिफ मोहम्मद खान को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी संपर्क परियोजना को 2025 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? कोसी मेची आपका जो है नदी जोड़ो योजना, इसको किया गया है। ठीक है, तो इसको दिया गया 2029 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है पूरा करने का। ओके, बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो प्लास्टिक वाला जो ये है ये भागलपुर में खोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में मधुबनी बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार की किस पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? तो ये हो जाएगा मोतीपुर, है ना। किसको? तो प्रेमा देवी मुखिया है वहाँ की, प्रेमा देवी। ये मैंने पोस्ट में भी डाला था, ये प्रेमा देवी जो है उनको मिला है। और ये मोतीपुर कौन वाला मोतीपुर? मुजफ्फरपुर वाला नहीं, समस्तीपुर वाला है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, 2025 में निम्नलिखित पद्म पुरस्कार के बारे में बताना है। तो जैसा कि दिया है कि किशोर कुणाल को, तो किशोर कुणाल को किस लिए मिला है? तो ये सिविल सेवा हो जाएंगे। और निर्मला देवी कला सृजनी कढ़ाई के लिए इनको दिया गया है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ये सब क्या है? पद्मश्री इनको मिला है, उसके जो है लिस्ट है ये पद्म पुरस्कार। विजया नित्यानंद क्या हो जाएंगे? तो ये अध्यात्म से जुड़े हैं। और शारदा सिन्हा तो लोक कला या लोक संगीत या कला से हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 2 1 3 4, आंसर हो गया डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हाल ही में 24 अप्रैल 2025 को बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू किया गया? तो ये जयनगर से पटना किया गया है। ठीक है, इसका आंसर है डी। प्रियांशी अपने, अच्छा ये वाला अब जो है मैथ्स शुरू हो रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 290 मीटर। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 150 मीटर। मैथ्स के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिया कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा ए। अगला देखते हैं, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 361, इसका हो जाएगा बी आंसर। अरे बी, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपको 7 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 94, मतलब 9 40 41। अगला इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 11 35। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको GHTV। और इसको अगर कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 17। और लास्ट वाला इसको शुरू कीजिएगा तो गुरुवार। ओके, तो ये 150 क्वेश्चंस थे, यहाँ कंप्लीट होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक चीज़ और याद रखते जाइएगा, जैसे कि आपका दिया था खेल के बारे में, है ना। तो बूलर झील में जो है आपका अभी पहली बार भारत की जो है पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है आपका, लिख ही देती हूँ यहाँ पे, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। ठीक है, जल खेल महोत्सव कहाँ पे किया गया है? तो डल झील में किया गया है, ध्यान रखिएगा। डल झील में होगा अभी आपका 21 से 23 अगस्त, 21 से 23 अगस्त में होगा 2025। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन घोषणा किए हैं? तो मनसुख मंडाविया किए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अभी खेल आया था ना, तो वहाँ देखना चाहिए था पर नहीं देखे अपन, कोई बात नहीं, यहाँ देख लिए कि पहली बार भारत का खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव डल झील में होगा। कब से कब? तो 21 से 23 अगस्त 2025। मनसुख मांडविया ने इसको घोषणा किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और चाहे तो आप याद रख सकते हैं कि बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा के नाम पे ना भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा हुआ है ना। उसमें देखेंगे नीरज चोपड़ा के नाम पर, नीरज चोपड़ा क्लासिक में पहला इन्होंने जो विजय थ्रो किया ना, तो इन्होंने ही किया। कितना? तो 86.81 मीटर। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो गया आपका, मतलब ये आपका 86.168 मीटर आपके इन्होंने बेंगलुरु में किया है नीरज चोपड़ा ने। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे 150 जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए आप लोग।